बेटी पढ़ाओ खाने की ससुराल मेज पर बचाओ। माधव, सुमन और उनकी बहन विमला बुआ बैठकर कोमल के रिश्ते पर चर्चा कर रहे थे। सुमन, मैंने तो साफ कह दिया है, कोमल की 12वीं हो गई और अब उसकी पढ़ाई का ये आखिरी पड़ाव था। अब इसके आगे एक कदम भी कॉलेज की तरफ नहीं बढ़ेगा। पर माधव जी, वो सुबह से मुंह फुलाए बैठी है, कह रही थी कि फॉर्म भरने की तारीख निकल जाएगी, उसकी सहेलियां भी तो जा रही है ना। अरे सुमन भाभी, आप भी क्या कोमल की बातों में आ जाती हैं। सहेलियां तो कुएं में गिरेंगी तो क्या ये भी गिरेंगी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर कौन सा तीर मारना है, आखिर में तो उसे बेलन ही पकड़ना है ना। बिमला सही कह रही है, मैंने रमेश जी के बेटे विकी का हाथ थामने का मन बना लिया है। घर एकदम चकाचक है, शहर के बीचों बीच मकान है और ऊपर से रमेश जी की मोटी पेंशन आती है। कोमल वहां राज करेगी, उसे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। कोमल रसोई से चाय लेकर आती है और चुपचाप सबकी बातें सुनने लगती है। पापा, पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। 12वीं के बाद तो असली पढ़ाई शुरू होती है। विक्की जी क्या करते हैं ये तो आपने बताया ही नहीं। वो अभी अपना कुछ काम सेट कर रहा है, पर तुझे उससे क्या लेना देना। उसके बाप की पेंशन इतनी है कि तू 7 पुश्तों तक बैठकर खाएगी। और एक बात ध्यान में रख, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बुरा नहीं सोचूंगा, समझ गई। देख कोमल, बुरा मत मानना बेटा, पर ये जो तू कॉलेज कॉलेज रट रही है ना, वहाँ पढ़ाई कम और आवारागर्दी ज्यादा होती है। लड़कियां हाथ से निकल जाती है, फिर किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्जी से जीने लगती है। कल को ससुराल में जाकर सास को जवाब दोगी तो बदनामी तो तेरे बाप की ही होगी ना। बुआ जी सही कह रही हैं, ज्यादा पढ़ाई के बाद लड़कियां घर के काम में नखरे दिखाने लगती है। कल को तुझे झाड़ू पोछा करना पड़ा तो तू कहेगी कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, फिर घर कैसे बसेगा, बता बेटा। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर माधव उसकी बातों को अनसुना कर देता है। मम्मी, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, इंसान को समझदार भी बनाती है। और विक्की जी अगर खुद कुछ नहीं कमाते तो हम पूरी उम्र उनके पिता पर कैसे निर्भर रहेंगे। तू अब मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी तुझे यहाँ तक पहुँचाने में। अब मेरी बात मान और चुपचाप शादी की तैयारी कर। रमेश जी का खानदान बहुत ऊंचा है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। और वो खुद सरकारी कर्मचारी थे, अपने बेटे को भी सेट कर देंगे। और क्या, विक्की जैसा सीधा लड़का और वैसा भरा पूरा परिवार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दहेज की भी कोई ज्यादा मांग नहीं की है उनकी, बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं। तू खुशकिस्मत है कि तुझे ऐसा घर मिल रहा है। कोमल चाय का कप मेज पर रखकर बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ चली गई। माधव जी, कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे, कोमल अभी बहुत छोटी है। सुमन, यही सही उम्र है, हाथ से निकल गई तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। विमला, तुम कल ही अपनी तरफ से रमेश जी को फोन घुमा दो, कह देना कि हमें रिश्ता मंजूर है। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं अभी फोन मिलाती हूँ। कोमल को मैं समझा दूंगी, 2 दिन रोएगी फिर खुद ही गहने कपड़े देखकर खुश हो जाएगी। लड़कियों का तो यही है, शादी के बाद सब भूल जाती है। माधव और विमला बुआ फोन पर रमेश जी से बात करने में व्यस्त हो गए, जबकि कोमल कमरे में सिसक रही थी। माधव जी, कम से कम उसे कॉलेज का फॉर्म तो भरने देते, क्या पता उसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो। किस्मत रोटी बनाने से सुधरती है, किताबें चाटने से नहीं। अगर इसे शहर भेज दिया पढ़ने तो वहाँ किसी के साथ चक्कर चला लेगी, फिर मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। चुपचाप जो कह रहा हूँ वो करो। बिल्कुल सही, पढ़ाई लिखाई से सिर्फ दिमाग खराब होता है। कोमल को कह देना कि कल से सिलाई कढ़ाई सीखे, वो काम आएगा ससुराल में। ये कॉलेज वॉलेज अमीरों के चोचले हैं, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सिर्फ इज्जत मायने रखती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई और कोमल की किताबों पर धूल जमने लगी। चलो अब सब तय हो गया, अगले महीने की तारीख निकलवाते हैं। सुनो सुमन, सिर्फ 1 महीने में मैं अब वो चली जाएगी, फिर पराया धन हो जाएगी। उसको खुश रखो, खिलाओ पिलाओ, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करो, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आए। ये कहते कहते माधव अपनी बेटी को याद करके भावुक हो जाता है। ठीक है, मैं कल सुबह ही पंडित जी के पास जाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लाती हूँ। कोमल को भी धीरे धीरे मना लूंगी। देखना भाभी, शादी के बाद कोमल मुझे दुआ देगी कि बुआ आपने अच्छा घर दिलवा दिया, वहाँ उसे रानी की तरह रखा जाएगा। बस यही तो चाहिए एक लड़की को। पूरा परिवार शादी के जश्नों की बात में खो गया, लेकिन कोमल के सपनों का गला घोट दिया गया। सुमन, कोमल के लिए जो पैसे जोड़ रखे थे, अब उनसे जेवर बनवाना शुरू करो। हाँ, यही समझदारी है। सोना तो मुसीबत में काम भी आता है, ये कागज की डिग्रियां तो रद्दी के भाव बिकती हैं। चलिए अब सो जाते हैं, कल से बहुत काम है। कोमल का मन बहलाने के लिए उसे बाजार ले जाऊंगी, नए कपड़े देखकर शायद वो अपनी जिद छोड़ दे। हाँ, उसे जो चाहिए दिला देना, बस ये पढ़ाई वाली बात दोबारा घर में नहीं उठनी चाहिए।
कोमल शादी करके ससुराल पहुंच गई और अपनी घर गृहस्थी संभालने लगी। पर कुछ हफ्तों बाद ही उसका सामना उस कड़वी सच्चाई से हुआ जिसे उसके पिता ने रईसी समझ लिया था। विकी, दोपहर के 3 बज रहे हैं। माँ जी कह रही थी कि आज आपको नगर पालिका जाकर कुछ कागज जमा करने थे। अभी तक आप बिस्तर में ही घुसे हुए हैं। यार कोमल, क्यों सिर पर खड़ी हो जाती हो रोज? नगर पालिका वाले कहीं भागे थोड़ी ही जा रहे हैं, और वैसे भी बाहर धूप देखी है, मेरी स्किन जल जाएगी। इतनी गर्मी में बाहर कौन निकलेगा? धूप तो रोज ही निकलती है विकी जी। अगर ऐसे ही बहाने बनाते रहे तो काम कैसे चलेगा? शादी को 1 महीना हो गया है। मैंने आपको एक बार भी किसी नौकरी की बात करते नहीं देखा। आखिर हम कब तक पिताजी की पेंशन पर पलेंगे? देखो, मुझे ये सुबह सुबह का रोना धोना पसंद नहीं है। पापा की पेंशन अच्छी खासी आती है घर में, राशन भरा पड़ा है, एसी चल रही है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? आराम से रहो, खाओ पियो और टीवी देखो। बेमतलब की चिंता करके अपना और मेरा खून क्यों जला रही हो? सावित्री देवी कमरे में दाखिल होती है और विकी का पक्ष लेते हुए कोमल को टोकने लगती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह मेरे बेटे को टोक क्यों रही हो? माँ जी, मैं टोक नहीं रही, पर इन्हें जिम्मेदारी का एहसास तो होना चाहिए। सारा दिन ये सोते रहते हैं या फिर शाम को दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं। अरे, रमेश जी को कोई दिक्कत नहीं है और विकी कोई ऐरा गैरा काम थोड़ी ही करेगा। वो तो सरकारी नौकरी ही करेगा, अपने पिता की तरह। सरकारी नौकरी कोई आग झपकते ही नहीं मिल जाती है। जब वैकेंसी निकलेगी तब फॉर्म भर देगा। तो माँ जी, तब तक ये कोई प्राइवेट नौकरी ही कर ले। अरे, पागल वागल हो गई है क्या? मेरा बेटा और प्राइवेट नौकरी, वो तो कभी जिंदगी में ना करे। प्राइवेट में तो बस गुलामी होती है, मेरा बेटा शान से जिएगा। कोमल रसोई में जाकर काम करने लगती है। शाम को रमेश जी घर आते हैं और थके हुए सोफे पर बैठ जाते हैं। सावित्री, जरा पानी पिलाना। आज बैंक के काम से गया था, बहुत भीड़ थी। उम्र हो गई है अब, ज्यादा भाग दौड़ नहीं होती। विकी कहाँ है? उसे सुबह बोला था बैंक से कुछ काम निपटा दे। वो वो अभी सोकर उठा है जी। फिर उसके दोस्त आ गए तो उनके साथ बाहर गया है। कह रहा था कि कुछ जरूरी काम है। कैसा जरूरी काम? उसका सारा काम तो घर की दहलीज के बाहर ही होता है। कोमल बेटी, इधर आओ। क्या विक्की ने तुमसे कभी भी अपनी नौकरी के बारे में कोई बात की? नहीं पिताजी, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ वो या तो गुस्सा हो जाते हैं या बात टाल देते हैं। विक्की रात को देर से घर लौटता है और कोमल उसे खाना परोसती है। आज फिर टिंडे बनाए हैं, मेरा मूड नहीं है खाने का ये। बाहर दोस्तों के साथ पनीर टिक्का खा लिया था मैंने, तुम लोग खा लो। विक्की, पिताजी सारा दिन बैंक के चक्कर काट रहे थे और आप दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे थे। आपको पता भी है वो कितने थक गए हैं। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती कि आपके पास अपने जेब खर्च तक के पैसे नहीं है? फिर से वही शुरू। देखो कोमल, मुझे लेक्चर मत दो। पापा की पेंशन है, उनका बैंक बैलेंस है, सब मेरा ही तो है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और रही बात काम की, तो मैंने कह दिया है ना, करूंगा तो सरकारी नौकरी, वरना कुछ नहीं। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करनी होती है, पर आपकी किताबें तो धूल खा रही है। आपने एक पन्ना तक नहीं पलटा। विक्की गुस्से में खाने की थाली एक तरफ सरका देता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। अपनी ये 12वीं वाली अकल अपने पास रखो। तुम यहाँ सिर्फ रोटियां बनाने आई हो, मेरी जिंदगी का फैसला लेने नहीं। रमेश जी दीवार के पीछे खड़े होकर विक्की और कोमल की बहस सुन रहे थे और उन्हें अपनी परवरिश और विक्की की बातों पर गहरा दुख हो रहा था। एक दिन कोमल बाजार से घर का कुछ सामान लेकर लौट रही थी, तभी पड़ोस की कुछ औरतें चबूतरे पर बैठकर उसे ताना मारने के लिए रुकवा देती है। अरे कोमल बिटिया, जरा रुकना तो, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। सुना है तेरे पति विक्की बाबू अभी भी घर पर ही बैठकर आराम फरमा रहे हैं। कैसे गुजारा होता है तेरा इस महंगाई में? नमस्ते चाची जी। विक्की जी अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, घर में सब ठीक है। अरे काहे की तैयारी, मोहल्ले भर को पता है कि वो कितना बड़ा कामगार है। पूरी जवानी बिस्तर तोड़ते निकाल दी, और अब तेरी भी मती मारी गई थी जो तूने ऐसे निठल्ले से शादी कर ली। हाँ कर दी। क्या तेरी माँ बाप ने रिश्ते करने से पहले आंखें बंद कर ली थी क्या? लड़के का घर नहीं देखा था क्या? अरे हम तो बचपन से देख रहे हैं विक्की को, एक नंबर का कामचोर है। अपने बाप की पेंशन पर पल रहा है, और अब तेरा भी जीवन उसी अंधेरे में धकेल दिया। हमें तो तरस आता है देखकर कि इतनी सुशील बहू को ऐसा निकम्मा पति मिला। तेरे घर वालों ने जरा भी छानबीन नहीं की थी क्या? चाची, ये हमारे घर का निजी मामला है। पिताजी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। अरे कब तक रखेंगे? बूढ़े की पेंशन कब तक साथ देगी? कल को जब वो नहीं रहेंगे तब क्या सड़कों पर कटोरा लेके बैठोगी? विक्की तो दिन भर आवारागर्दी करता है और तू घर में खटती रहती है। हमें तो लगता है तेरे नसीब ही फूटे थे।
औरतों की बातें सुनकर कोमल का मन भर आया। तभी वहाँ उसकी सहेली नमन आ पहुंची, जो कोमल की हालत समझ गई थी। कोमल, चल, यहाँ से देर हो रही है, और चाची, आप लोग दूसरों के चूल्हों की आग देखने के बजाय अपने घर का ध्यान रखें तो बेहतर होगा। कोमल कोई बेसहारा नहीं है, वो खुद अपना रास्ता बनाना जानती है। नमन कोमल का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले गई, पर पड़ोसियों के वो कड़वे शब्द कोमल के कानों में गूंज रहे थे। नमन, ये लोग सही कह रहे हैं। कब तक मैं दूसरों की कमाई पर अपनी जिंदगी का बोझ लाद कर चलूंगी? अब मुझे कुछ करना ही होगा। कुछ दिनों बाद जब सुबह विक्की और सासू माँ घर पर नहीं थे, तब रमेश जी ने कोमल को अपने पास बुलाया। कोमल बेटी, इधर आओ। कल रात जो भी विक्की ने कहा, उसके लिए मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार है। विक्की को लगता है कि मेरी पेंशन और ये घर हमेशा के लिए है, पर उसे नहीं पता कि बिना मेहनत के रईसी रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। पिताजी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो समझे, पर वो मेरी तो बात सुनना ही नहीं चाहते। मुझे डर लगता है कि आगे हमारा क्या होगा। बहू, मैंने एक फैसला किया है। विक्की के भरोसे बैठी रहोगी तो पूरी जिंदगी ताने और जिल्लत ही नसीब होगी। समझदार हो, क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। जी। मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रेजुएशन पूरी करो और सरकारी नौकरी की तैयारी करो। बेटा, मेरी जिंदगी कब तक है, और सच कहूँ तो इस घर में मैं तुझे लेकर आया हूँ। मैं जानता था मेरा बेटा कैसा है, फिर भी मैंने तुझे इस दलदल में धकेला। अब तेरा भविष्य संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। पर पिताजी, अब इस उम्र में और इस घर की बहू बनकर सासू माँ और विक्की जी को कभी राजी ही नहीं होंगे। सावित्री और विकी को मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो भी किताबें चाहिए, जो भी फीस भरनी है, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता बेटा। पिताजी, आपने मेरे मन की बात कह दी, पर क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? घर का काम और फिर ये सब। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, और रात को जब सब सो जाएं, तब मैं रसोई में सावित्री की मदद कर दिया करूंगा, ताकि तुम्हें समय मिल सके। बस तुम ये ठान लो कि तुम्हें अपनी पहचान खुद बनानी है। कोमल ने ससुर के आशीर्वाद से घर के एक कोने में अपनी पुरानी किताबें निकाली और फिर से पढ़ाई की दुनिया में कदम रखा। कोमल, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये किताबें यहाँ बिस्तर पर क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कि मुझे ये सब ढकोसले घर में नहीं चाहिए। विक्की जी, ये तमाशा नहीं है। पिताजी चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, और मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। नाश्ता मेज पर है, आप खा लीजिए। कोमल की लगन देखकर धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। हालांकि विक्की अब भी ताने मारने से बाज नहीं आता था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कोमल ने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और परिणाम का इंतजार करने लगी। फिक्र मत करो बेटा, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तूने इस घर को बचाने के लिए जो कदम उठाया है, भगवान उसका फल जरूर देगा। एक सुबह जब अखबार आया, तो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर कोमल का नाम चमक रहा था। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। घर में सन्नाटा छा गया। सासू माँ और विक्की तो जैसे काट मार गए हो। मुझे पता था, मेरी बेटी ने कर दिखाया। आज इस घर का नाम रोशन हो गया। अब लोग तुझे विक्की की पत्नी नहीं, बल्कि विक्की को तेरे पति के नाम से जानेंगे। सरकारी नौकरी मेरी बहू को मिल गई। मोहल्ले की जो औरतें ताने देती थी, अब वो सब बधाई देने आएंगी। कोमल, सच में? मैंने ये नौकरी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस घर को और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए पाई है। कोमल की सफलता ने विक्की के अहंकार को तोड़ दिया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरा सिर फक्र से ऊंचा हुआ है। मैं भी अब हार नहीं मानूंगा। मैं भी प्राइवेट नौकरी से शुरुआत करूंगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। कोमल की एक छोटी सी शुरुआत ने न सिर्फ उसका भविष्य संवारा, बल्कि पूरे ससुराल को टूटने से बचा लिया। कोमल के सरकारी नौकरी के में चयन होने की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई और सुबह से ही घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अरे विमला बहन, अंदर आओ ना। हाँ हाँ, सही सुना आपने, हमारी कोमल का सिलेक्शन हो गया है। अब वो ब्लॉक ऑफिस में बड़ी अफसर बनेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है। सावित्री, कल तक तो तुम कह रही थी कि बहू घर से बाहर जाकर हमारी नाक कटवाएगी। आज तुम ही सबसे ज्यादा खुश हो रही हो। अरे, खुशी की बात ही है। पड़ोस वाली मिसेस शर्मा, जो हमेशा विकी के खाली बैठने का ताना देती थी, आज खुद पूछने आई थी कि कोमल ने तैयारी कहाँ से की। मुझे तो अपनी बहू पर बड़ा मान है। कोमल अपने कमरे में अपनी ज्वाइनिंग लेटर देख रही थी कि तभी विक्की हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लेकर अंदर आया। कोमल, ये तुम्हारे लिए मोहल्ले के हलवाई से ताजी जलेबी लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? विक्की जी, आप मिठाई लाए हैं? कोमल, आज मुझे अपनी हार का नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत का एहसास हो रहा है।
जब मैं आज सुबह बाहर निकला तो लोग मुझसे ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं क्या करता हूँ, बल्कि सब मुझे बधाई दे रहे थे कि तुम्हारी पत्नी अफसर बन गई है। पहली बार मुझे अपनी पहचान पर शर्म नहीं आई, क्योंकि आज मेरी पहचान तुमसे जुड़ी थी। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी पढ़ाई को ढकोसला कहा, जबकि असली ढकोसला तो मेरा वो अहंकार था जो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था। विक्की जी, सच। कोमल की ज्वाइनिंग का दिन आ गया और वो अपनी नई साड़ी पहनकर तैयार थी। रमेश जी अपनी आंखों में गर्व के आंसू लिए उसे देख रहे थे। कोमल बेटी, आज जब तुम घर से बाहर कदम रख रही हो तो याद रखना कि ये सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं है, बल्कि उन हजारों लड़कियों की उम्मीद है जिनके सपने चूल्हे की आग में जल जाते हैं। जाओ और ईमानदारी से काम करो। पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आप उस दिन मेरा साथ नहीं देते, मेरा हाथ नहीं थामते, तो आज भी मैं सिर्फ रसोई की धुएं में ही खोई रहती। विक्की जी, क्या आप मुझे दफ्तर तक छोड़ने चलेंगे? कोमल, आज तो मैं तुम्हें दफ्तर छोड़ूंगा ही, पर एक और बात है। मैंने आज सुबह पास वाली फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट के लिए अपना बायोडेटा दिया है। उन्होंने मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। सरकारी नौकरी का इंतजार अब मैं घर बैठकर नहीं करूंगा। शुरुआत छोटी ही सही, पर अब मैं अपनी कमाई से तुम्हारा और पिताजी का सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। विक्की की ये बात सुनकर सावित्री देवी और रमेश जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। सच विक्की, तू अब नौकरी करेगा। भगवान तेरा भला करे। आज सच में ये घर बस गया। बहू, तूने तो चमत्कार कर दिया। मेरा बेटा भी सुधर गया और तू भी अफसर बन गई। माँ जी, चमत्कार मैंने नहीं, हमारी मेहनत और पिताजी की विश्वास ने किया है। जब घर की औरत और मर्द दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तभी परिवार की तरक्की होती है। माधव और सुमन अपनी बेटी की सफलता सुनकर मिलने आए। माधव का सिर अपनी छोटी सोच की वजह से झुका हुआ था। कोमल बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं समझता था कि पढ़ाई लड़कियों को बिगाड़ती है, पर आज तूने साबित कर दिया कि पढ़ाई ही घर बचाती है। रमेश जी, आपने मेरी बेटी को वो दिया है जो मैं उसे नहीं दे पाया। माधव भाई, बेटी किसी एक की नहीं होती। आपने इसे जन्म दिया, मैंने इसे हौसला दिया। अब बस ये दुआ कीजिए कि हर घर में कोमल जैसी बेटी और हमारे जैसे समझदार माता पिता हो। पूरा परिवार घर में साथ खड़ा था। कोमल की सफलता ने न सिर्फ एक नौकरी दिलाई थी, बल्कि एक बिखरे हुए परिवार को एकता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। बेटी पढ़ाओ, ससुराल बचाओ। आज ये सिर्फ एक नारा नहीं, मेरी जिंदगी की हकीकत है।